प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर घन है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दो घन दिए गए हैं और जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर घन है। तो मान लेते हैं ये दो घन इस तरीके से हैं और दोनों का आयतन हमें दिया गया है 64 सेंटीमीटर घन। तो हमें आयतन दिया गया है, जो हमें दिया गया है सबसे पहले हम उसी को लिखते हैं और फिर उसके बाद आगे का प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए हम जो हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया है घन का आयतन 64 सेंटीमीटर घन, लेकिन घन का आयतन इसका फॉर्मूला होता है भुजा का घन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भुजा का घन, ये घन का फॉर्मूला है। बराबर के नीचे बराबर और 64 लिखा है तो इसको 64 ही लिख दिया। अब इस घन का हो जाएगा इस तरफ पक्षांतर, तो भुजा अभी ज्यों का त्यों। और अब इस बार घन नहीं लिखना है, बराबर के नीचे बराबर 64 लिखा है तो 64। अब इस घन का कर देना है घनमूल इस तरीके से, और भुजा बराबर के नीचे बराबर और 64 के हम गुणनखंड तोड़ लेते हैं। तो इसके लिए रफ का इस्तेमाल करेंगे और 64 के गुणनखंड तोड़ लेते हैं। 32 2 तिया 6 2 दूनी 4, तो 32 आ जाएगा। फिर 2 एकम 2 बचा 1 हो जाएंगे 12, 2 शम 12। फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है, इसलिए हम इसको लिखेंगे घनमूल। इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे घनमूल को, और 64 की जगह पर हम इसके गुणनखंड लिखेंगे 6 बार 2, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद चूंकि यहाँ पे घनमूल है और घनमूल का मतलब होता है 3 3 की जोड़ी निकालना, तो बराबर के नीचे बराबर, तो 3 3 की जोड़ी निकालेंगे क्योंकि घनमूल है। तो यहाँ से देखना है आपको, ये जो है पहली जोड़ी ये निकलेगी और दूसरी जोड़ी ये निकलेगी। तो यहाँ पे 3 में से करनी के बाहर 1 2 आ जाएगा और 3 2 में से करनी के बाहर 1 2 और आ जाएगा। तो भुजा बराबर आएगा 2 दूनी 4। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमें दो घन दिए गए थे, पहला घन और दूसरा घन, इनकी प्रत्येक की भुजा 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर यहाँ है, 4 सेंटीमीटर यहाँ है और 4 सेंटीमीटर यहाँ है। प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की है, इसकी भी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की होगी। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं और इसके लिए हम वापस से ऊपर जाते हैं और इस पे लिखा है संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि दो घनों तो जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो दोनों घनों को जब हम मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके की आकृति मिलेगी। तो अब जब हम दोनों घनों को, पहला घन और दूसरा घन दोनों को मिला देते हैं इस तरीके से, आप देखिए, तो अब ये घन नहीं रहेगा, अब ये घनाभ कहलाएगा। घनाभ इसलिए कहलाएगा क्योंकि ये इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे लंबाई तो बदल ही गई है, ऊंचाई और चौड़ाई भले ही एक सी हो जाए, तो इसलिए हम इसको अब हम घन नहीं बोल सकते क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा समान होती है। तो हमने ये जो दो घन आपको दिखाई दे रहे थे जिसकी प्रत्येक भुजा 4 4 की थी, इन दोनों को मिला दिया है, तो मिलाने से इस तरीके की आकृति बन जाएगी। अब इसमें क्या परिवर्तन होगा तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ इस पॉइंट को हम निर्धारित करेंगे और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये हम इसको बोलते हैं लंबाई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, लंबाई। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं चौड़ाई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं चौड़ाई और ये हो जाती है ऊंचाई। तो जब हम दो घनों को मिलाते हैं, पहले हमने देखा था इस घन में यदि हम देखें तो अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी है लंबाई, इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी है चौड़ाई, ये चौड़ाई है, और ये जो है ये ऊंचाई है। तो ये 4 चौड़ाई, लंबाई भी 4 थी, चौड़ाई भी 4 थी और ऊंचाई भी कितनी थी, 4 ही थी घन में। लेकिन अब यदि हम दोनों को मिला देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में 4 ये है और दूसरे घन की भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 थी। तो हम लोगों ने अभी देखा था इस घन की भी प्रत्येक कोर 4 4 सेंटीमीटर की होगी क्योंकि भुजा 4 सेंटीमीटर मिली हुई है। तो पहले घन की भुजा 4 सेंटीमीटर और दूसरे घन की भुजा भी 4 सेंटीमीटर है। तो अब ये लंबाई, पूरे घनाभ की लंबाई 4 + 4 हो जाएगी यानी कि 8। लेकिन क्या चौड़ाई में कोई फर्क पड़ेगा?
तो आंसर है चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी यहाँ चौड़ाई है उतनी ही यहाँ रहेगी, तो ये 4 ही रहेगी। और तीसरा है क्या ऊंचाई में कोई फर्क पड़ेगा, तो आंसर है नहीं, क्योंकि ऊंचाई उतनी ही है, घन की ऊंचाई उतनी ही है, केवल दोनों को जोड़ दिया तो लंबाई ही इफेक्ट होगी, ऊंचाई भी 4 ही रहेगी। तो अब इस घनाभ का हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हमें ज्ञात करना है, तो सबसे आखिरी में हमने देखा यहाँ पे लिखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2AB प्लस BC प्लस CA। तो अब हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें ABC के मान पता होने चाहिए। A का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई और C का मतलब ऊंचाई। इसलिए अब हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखेंगे यहाँ पे आगे, पहले हमने इतनी भुजा तक निकाल ली है, अब लिखेंगे दोनों घनों को मिलाने पर प्राप्त लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो दोनों घनों को जब हम मिला देंगे तो लंबाई, तो प्राप्त घनाभ का प्राप्त घनाभ की लंबाई को हम लोग ए से दर्शा रहे हैं, इसलिए ए बराबर, यहाँ पे आपको चित्र में देखना है, दोनों घनों को मिला देते हैं तो लंबाई कितनी हो जाती है 4 + 4 यानी कि 8। तो 8, और आयतन सेंटीमीटर घन में दिया गया था, इसलिए यहाँ भुजा में भी आपको सेंटीमीटर लिख देना है, और यहाँ पर लंबाई भी आपको सेंटीमीटर में ही लिखना है। इसके बाद चौड़ाई B बराबर, चौड़ाई में क्या कोई फर्क आया था, तो आंसर है नहीं, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई इसे भी C बराबर 4 सेंटीमीटर ही रखना है। तो इसलिए अब हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये होता है 2AB प्लस BC प्लस CA। बराबर के नीचे बराबर, 2 लिखा है तो 2 लिखा, ब्रैकेट, A का मान कितना है 8, तो हमने A का यहाँ से मान देखा 8, तो A के नीचे 8 लिख दिया। अब A और B के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणाकार लगा सकते हैं, और B जो है वो 4 है, B का मान आप देख सकते हैं 4 है, तो हमने यहाँ पे लिखा 4, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे B का मान देखा कितना है 4, और B और C के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो हमने फिर से गुणाकार लगा दिया, और C का मान है 4, प्लस C का मान फिर से 4, और A का मान आप देख सकते हैं ऊपर 8। तो ये प्लस ज्यों के त्यों लगाना है और इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा देना है। अब आगे बढ़ते हैं, 2 8 चौके 32 प्लस 4 का 4 में 4 चौके 16, फिर 8 चौके 32, बराबर के नीचे बराबर, 2 ज्यों का त्यों, 32 16 और 32 जोड़ते हैं तो 32 और 32 64 हो जाएंगे, और 64 और हमने 16 और जोड़े तो हो जाएंगे 80। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 80, और 80 दूनी 160, या फिर 8 दूनी 16 है, 0 ज्यों का त्यों, जो कि क्षेत्रफल है इसलिए ध्यान रखना सेंटीमीटर वर्ग में लिखा जाएगा। तो लिखेंगे अतः प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर वर्ग होगा, इस तरीके से। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ, तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद ये है, और फिर ये है। ये वीडियो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग व संदीप खरे के माध्यम से देख रहे थे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन को आप जल्दी से कर लीजिए। इसमें दिया गया है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, और इस बर्तन यानी कि पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये एक बड़ा सा प्रश्न है, लेकिन इसको हम धीरे धीरे आराम से सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बस आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर लिखा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो बर्तन खोखला भी है और अर्धगोला है, जैसे आपने कटोरी देखी है ना, उसी तरीके से है। तो आप सब लोगों ने कटोरी तो देखी ही होगी। तो ये देखिए, इस तरीके का बर्तन है, इसके अंदर जगह है, इसके अंदर हम पानी भर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं, इसका मतलब है कि ये खोखला है। और अर्धगोला है तो ये आधे गोले के आकार का, यदि इसको पूरा बना दिया जाए तो ये पूरा गोला बन जाएगा, लेकिन ये अर्धगोला है यानी कि आधा गोला है।
खोखला भी है और आधा गोला भी है, तो अर्धगोले का आकार का है। और साथ में लिखा है जिसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर बिल्कुल जस्ट अध्यारोपित है, मतलब रखा हुआ है। अध्यारोपित होना यानी उसको ढक लेना, उसी के आकार का एक बेलन यहाँ पे रखा हुआ है। तो कहने का मतलब है इस बर्तन के ऊपर हम यहाँ पर एक बेलन अध्यारोपित कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से। और ये हो गया बेलन, तो एक बर्तन बन जाएगा ये पूरा का पूरा। आगे लिखा है बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ये जो व्यास है, व्यास तो आप सभी जानते हैं, व्यास होता है त्रिज्या का दुगना। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये व्यास कहलाती है, और ये दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो हमने ये 14 सेंटीमीटर लिख लिया। आगे लिखा है और इस बर्तन यानी पात्र की कुल ऊंचाई, ये पूरा जो पात्र है इसको और इसको मिला के दोनों, इसकी कुल ऊंचाई है, यहाँ पे दिया गया है 13 सेंटीमीटर कुल ऊंचाई। इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे पूरी ऊंचाई को नापेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक। ये पूरा हमने यहाँ तक, ये पात्र पूरा है अर्धगोले समेत। यहाँ पे हम लिख देंगे 13 सेंटीमीटर। तो पात्र की कुल ऊंचाई भी हमें मिल गई। इसके बाद लिखा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल इस बर्तन का, बर्तन यानी कि दोनों मिलाकर, तो दोनों में पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इस बर्तन के दो भाग हैं, पहला है बेलन और दूसरा है अर्धगोला। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। उसके बाद आपको ये जो है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अगर बात की जाए गोले की, तो पूरा जो गोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो अर्धगोले का, तो ये तो पूरे गोले का है 4πr²। आधे गोले का क्या हो जाएगा, भागित 2, यानी उसको दो भागों में बांट देंगे तो 2 दूनी 4। तो आधे गोले का बनेगा 2πr²। तो ये हो जाएगा अर्धगोले का। तो अब हमें क्या करना है, पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, यानी कि बेलन का पृष्ठ हो जाएगा ये, क्योंकि ऊपर से तो खुला होगा और नीचे ये हिस्सा लगा हुआ है। और साथ में गोले का यानी कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो हमें बेलन का पूरा क्या मिलेगा, तो आंसर है पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा। लेकिन इसके लिए हमें आर पता होना चाहिए बेलन का। क्या बेलन का आर पता है, बेलन की त्रिज्या पता है? तो आंसर है बिल्कुल पता है, क्योंकि ये अर्धगोले का व्यास है, उसी पर तो बेलन रखा हुआ है। तो जितना अर्धगोले का व्यास है उतना ही तो बेलन का व्यास है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बेलन जो है ये बेलन का मान के चलिए ये बेलन है, तो बेलन का जितना व्यास होगा इसी पर तो अर्धगोला रखा हुआ है ये। तो अर्धगोला कितना है, 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब बेलन का व्यास भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। 14 की आधी, व्यास की आधी होती है ना त्रिज्या, इसलिए 14 की आधी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। इसलिए हम लिखेंगे कि बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। क्या ऊंचाई पता है? तो अब आपको ध्यान से देखना है, हमें ऊंचाई क्यों चाहिए, क्योंकि हमें बेलन का वक्र पृष्ठ यदि निकालना है तो 2πr/h का फॉर्मूला लगता है। और r तो हमें पता चल गया है कि 7 सेंटीमीटर है। अब हमें h भी पता होना चाहिए। तो h यहाँ से ले, बेलन की ऊंचाई तो केवल यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन ये ऊंचाई जो हमें दी गई है क्वेश्चन में, ये ऊंचाई तो पूरे पात्र की ऊंचाई है, इसलिए हमें केवल इतनी ऊंचाई चाहिए। तो आप जरा ध्यान से देखना, ये जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी है इसे हम त्रिज्या कहते हैं, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो ये भी तो उस गोले की त्रिज्या हो जाएगी, केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो जब ये 7 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 7, और ये भी कितनी हो जाएगी, 7। तो ये 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ तक की दूरी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। लेकिन टोटल कितनी है, तो आंसर है ऊपर से लेके जस्ट नीचे तक की दूरी तो 13 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 7 ही है, क्योंकि ये त्रिज्या है। तो अर्धगोले की जो हाइट होगी वो त्रिज्या के बराबर होगी, वो कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। तो 13 में से 7 घटा देंगे तो हमें ये बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई कैसे मिलेगी, 13 - 7। टोटल पूरे पात्र में से अर्धगोले को हटा देंगे, पूरे पात्र की ऊंचाई में से अर्धगोले की ऊंचाई को हटा देंगे, यानी कि 13 - 7 कर देंगे। तो जब 13 में से 7 जाएंगे
तो हमें मिलेगा 6। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो बेलन है इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6 सेंटीमीटर। अब हम h का मान क्लियर 6 रख सकते हैं। पहले हम h का मान 13 नहीं रख सकते थे क्योंकि हम निकाल रहे हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, इसलिए हमें केवल बेलन की ऊंचाई चाहिए। इसलिए हमने अर्धगोले की ऊंचाई उसमें से, पूरे बर्तन की ऊंचाई में से अर्धगोले की ऊंचाई को कट कर दिया, तो 6 मिला। वो 6 जो है वो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो इस तरीके से हम 4 पाई आर एच लगा देंगे और 2 पाई आर वर्ग भी लगा देंगे। अब आर तो हमें पता ही है, साथ ही अर्धगोले के लिए पाई का मान भी पता है, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सिस्टमेटिक करते हैं जिस तरीके से एग्जाम में करना है। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। जो दिया गया है, आपको दिया गया है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और आपको चित्र भी बना लेना है बगल से। तो जो चित्र मैंने अभी बनाया है, आपको समझाया, वही चित्र आपको साइड में बना देना है। और नीचे आप लिख सकते हैं नमूना आकृति, और ना भी लिखें तो भी चल जाएगा। हम लिखेंगे, सबसे पहले दिया है अर्धगोले का व्यास दिया है, और ये व्यास जो d बराबर दिया गया है ये है आपको यहाँ पे देखिए 14 सेंटीमीटर। तो हमने लिख लिया 14 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें दिया गया है बर्तन की कुल ऊंचाई, तो हमने लिखा बर्तन की कुल ऊंचाई। तो h से दर्शा देते हैं, और ये दी गई है 13 सेंटीमीटर। अभी h से नहीं दर्शा रहे हैं, 13 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें बेलन की ऊंचाई को दर्शाना पड़ेगा। तो बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इसके बाद जब अर्धगोले का व्यास d बराबर 14 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे, इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या, और ये r बराबर होती है व्यास की आधी, यानी कि 14 व्यास है, इसका आधा कर दीजिए यानी कि बटे 2, तो 2 सत्ते 14 यानी कि 7 सेंटीमीटर ये त्रिज्या मिल जाएगी। अब जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही हो जाएगी बेलन की त्रिज्या। तो यहाँ पे लिखेंगे चित्र से, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, दोनों बराबर हैं, और दोनों की त्रिज्या हम यहाँ पे ले लेंगे 7 सेंटीमीटर। तो ये हमने सबसे पहले इतना कर लिया। अब इसके बाद हम निकालेंगे बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई क्यों निकालना है, क्योंकि हमें बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है, तो इसलिए हम पहले ही बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम बेलन की ऊंचाई निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बेलन की ऊंचाई। तो जो बेलन की ऊंचाई है वो बर्तन की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई, दोनों को कट करेंगे। तो बर्तन की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई, तो h बराबर बर्तन की कुल ऊंचाई, यहाँ पे देख सकते हैं आप, बर्तन की कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर और अर्धगोले की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर होगी जो कि 7 है। तो 13 माइनस 7 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, 13 माइनस 7, तो h बराबर आएगा 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने बेलन की ऊंचाई निकाली। अब हम बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, आपको फॉर्मूला याद होगा 2 पाई आर एच। तो हमने ये लिख दिया, बराबर के नीचे बराबर, 2 ज्यों का त्यों, पाई का मान 22/7 आप सभी जानते हैं, और आर का जो मान है वो त्रिज्या है, और त्रिज्या हम लोग पहले ही लिख चुके हैं जो कि 7 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर आर, यदि हम आर से दर्शाना चाहें तो आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे रखा, और एच का मान हमने अभी निकाला है बेलन का, एच का मान 6, तो हमने यहाँ पे रख दिया 6। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो 22 दूनी 44, 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे, तो 22 दूनी 44 आ गया, गुणित 6 भी साथ में है तो हमने 6 लिखा। अब 6 का हम गुणा कर देते हैं। तो चलिए गुणा कर देते हैं, 6 चौके 24 की 4 हासिल आ जाएंगी 2, 6 चौके 24, 24 और 2 26, 26, और ये सेंटीमीटर, जो कि पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है, इसलिए सेंटीमीटर वर्ग में आएगा, क्योंकि आयतन आता है घन में, ये तो वक्र पृष्ठ है यानी कि एरिया। इसके बाद अब हमने बेलन का वक्र पृष्ठ तो निकाल ही लिया है, और आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं बेलन का जो वक्र पृष्ठ आया है वो इतना आया है 264 सेंटीमीटर वर्ग। लेकिन अब हमें नीचे वाला अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ निकालना है, तभी तो टोटल बेलन का वक्र पृष्ठ आएगा, आंतरिक पृष्ठ आएगा। इसलिए अब हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। और पूरे गोले का होता है 4 पाई आर वर्ग, तो आधे गोले का होगा 2 पाई आर वर्ग, आधा कर देंगे, मैंने आपको शुरू में बताया है। तो 22/7 पाई का मान, और आर की जो वैल्यू है आप ऊपर देख सकते हैं, हमने आर की जगह पर क्या रखा है 7 सेंटीमीटर, जो कि अर्धगोले की त्रिज्या है, वही तो बेलन की त्रिज्या है, वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे रख देंगे 7, और जो कि यहाँ पे वर्ग लगा है इसलिए 7 गुणित 7, 7 से 7 कैंसिल,
तो 22 दूनी 44 गुणित 7। अब हम 44 में 7 का गुणा करेंगे, तो 7 चौके 28 की 8 हासिल आ जाएगी 2, फिर 7 चौके 28, 28 और 2 30, 308 और आ जाएगा सेंटीमीटर वर्ग। तो ये जो है इस तरीके से अर्धगोले का वक्र पृष्ठ आ गया। अब हमें इस बर्तन का कुल पृष्ठ निकालना, तो हम लिखेंगे इसलिए बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठ, बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठ, तो हमने यहाँ पे लिख लिया बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठ, और जो कि होता है 264 प्लस 308, यानी कि बेलनाकार भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ या अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 264 और 308 दोनों को जोड़ देते हैं, तो 8 और 4 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 6 और 1 7, 3 और 2 5, तो आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया है, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बन गया, लेकिन यदि आपको डिटेल से समझना है तो ये इसी तरीके से समझना होगा, और एक बार समझने के बाद फिर आप कभी भी नहीं